हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के टर्म पे हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम करने वाले हैं जिसमें हमारा एनिलीन होगा। एनिलीन से एसोसिएटेड रिएक्शन, उनकी रिएक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स और एनिलीन की हाई रिएक्टिविटी। एनिलीन की हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। एक टर्म ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा उसका बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन विद एल्किल तो जो हम डिफाइन करेंगे, एक में रेजोनेंस है, दूसरे में नहीं है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है एनिलीनियम आयन। एनिलीन में रेजोनेंस है, एनिलीनियम आयन में नहीं है। और एनिलीनियम आयन में जो रेजोनेंस है वो कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे। कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एनिलीनियम आयन में क्या प्रॉब्लम आती है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कैलकुलेशन कंसीडर किया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म माना जाता है। तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके प्रॉब्लम और उनके एडवांस कैलकुलेशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एनिलीन को। तो सबसे पहला टर्म वाई एनिलीन या एराइलेमीन भी कह सकते हैं। एराइलेमीन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एनिलीन, या आप ये भी कह सकते हैं एराइल एमीन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन करता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। तो ये पॉइंट आपके सामने आता है। अब सेकंड थिंग, एराइल किसी एल्किल एमीन से ज्यादा बेसिक क्यों होता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई एमीन लिया, आप प्राइमरी कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में बताने जा रहा हूं। आप 1 डिग्री एमीन लिखें। एमीन आप यहाँ पर जो लिखते हैं एल्किल एमीन आपको दिया गया। एल्किल एमीन आपने लिया। अब एल्किल एमीन कोई भी हो सकता है। इट मे बी 1 डिग्री, आपने डिफाइन किया। इट मे बी 2 डिग्री, इट मे बी 3 डिग्री, आपने डिफाइन किया। एंड अमोनिया से भी कंपैरिजन करा लीजिए। अमोनिया, इन सभी, ये सभी आपका एनिलीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। दे ऑल आर मोर बेसिक देन एनिलीन। उसका लॉजिक सीधा सा है। बिकॉज अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं, यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो ये कहा जा सकता है, यहां रेजोनेंस नहीं है। नो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस एब्सेंस है। जबकि यहां पर ये लोन पेयर टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस प्रेजेंट। रेजोनेंस आप ये कहते हो यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कहा जाता है कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन, तो उसका लॉजिक ये है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं कराया जा सकता। रेजोनेंस नॉट पॉसिबल इन दीज केस, बट रेजोनेंस पॉसिबल इन केस ऑफ एनिलीन। दैट्स वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन दीज। बात समझ में आ गया। तो एनिलीन लेस बेसिक यहां पर इस वजह से होता है। और दूसरा पॉइंट, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का एक कॉन्सेप्ट चलता है, हमेशा याद रहना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपने यहाँ पे डिफाइन किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो रेजोनेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, आप उसके बेसिस पे एक पॉइंट ये कहते हैं। एक टर्म ये याद रखिएगा और दूसरा टर्म ये याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो रेजोनेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, और जितने ज्यादा रेजोनेंस होंगे उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग एमीन पढ़ते हैं चैप्टर, तो एमीन चैप्टर में ये अपने आप में डिस्कशन में आता है, जहां पर ये टर्म आता है तो कंपेयर करा लिया जाता है कि वाई एल्किल एमीन्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन। रीजन, एल्किल एमीन में रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है, जबकि एराइल एमीन दैट मींस एनिलीन में रेजोनेंस पॉसिबल है। और प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि डिलोकलाइजेशन में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिलोकलाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी बटेगा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका अमाउंट कम होने लगता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो लोन पेयर हो। रेजोनेंस मींस डिस्ट्रीब्यूशन, और रेजोनेंस एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, सो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम अगली बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
रेजोनेंस अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, देखिए रेजोनेंस अगर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं दिस लोन पेयर। अब एक बात और, ये जो ग्रुप है इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, ये ग्रुप जो आपको दिया जा रहा है इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, आप ये कह सकते हैं सो प्लस एम इफेक्ट। और एक सीधी सी बात ये जान लो, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस द रिंग टूवर्ड्स द रिंग, रिंग के अंदर जा रही है। और प्लस एम इफेक्ट वाले जो होते हैं उनके लिए ये बात कही जाती है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इनमें आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग डिफाइन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि एनिलीन अगर इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन पर अप्रोच करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। दूसरी बात, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 4 आएंगे, 1 फ्रॉम द की एटम, 3 फ्रॉम द रिंग। अगर आप काउंट करोगे तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आएगा और 3 फ्रॉम द रिंग आएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में सिखाया है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ गए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर निकल के आएंगे। तो रेजोनेंस के बारे में भी बात कर लिया। तो एनिलीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। अब एक बात और, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ये तो रहा इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। तो यहाँ पर इजीली बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर इजीली बनाया जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। लोन पेयर के बगल में मैंने आपको नियम सिखाया था, आपको याद होना चाहिए। प्लस के बगल में प्लस नहीं आएगा, माइनस के बगल में माइनस नहीं आएगा और लोन पेयर के बगल में माइनस नहीं आएगा। मतलब प्लस प्लस के बगल के एडजेसेंट में नहीं आ सकता, माइनस माइनस के एडजेसेंट में नहीं आ सकता और नेगेटिव लोन पेयर के एडजेसेंट में नहीं आ सकता, बिकॉज ये रिपल्सन क्रिएट करेंगे और रेजोनेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा। तो जब आप यहाँ पर फॉर्म करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आगे जाके बनेगा। तो आप ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो। आपने ये मेंशन किया, ये डिफाइन किया डबल बॉन्ड NH2 और आपने ये लिखा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इसी को हम फर्दर बढ़ाएंगे आगे तक, ठीक है। अब मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, बट आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि आपको मैं ये बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं। अब रेजोनेंस में क्या होता है, एक बार चल दिए तो आप रिपीट नहीं करेंगे, पहली बार। दूसरा, आप पूरा मूव करके आएंगे। अब लौट के नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। आपने डिफाइन किया, यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर देगा। नाउ अगेन आप यहाँ पर फर्दर बनाओगे। मैं आपको सिर्फ ऑर्थो पैरा की सिचुएशन समझाना चाहता हूँ कि क्यों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जिसके बारे में आपको ये कहा जाता है। NH2 प्लस आपने डिफाइन किया माइनस, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। सो अब उसके आगे मुझे नहीं बनाना क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग टोटल 4 बनते हैं और वो यहाँ पर अभी हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इश्यू नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया कि व्हाई दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो कहां पे बढ़ रही है, नेगेटिव कहां पे आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नेगेटिव कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, और नेगेटिव कहां पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंक्रीज कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपने डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आई बात? तो ये इसलिए कहा जाता है। तो एनिलीन में रेजोनेंस पॉसिबल है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 आएंगे। बात समझ में आ गया? अब यही काम हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी वजह से एनिलीन का जो प्लस एम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत ज्यादा एक्सटेंट में होता है और हर वो पोजीशन जो कि ऑर्थो और पैरा होगी उन सभी में इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। तो इसके जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आगे चल के हमको ये ग्रुप प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करा सकते, डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है एनिलीन का। एनिलीन पर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट में बताई थी। तो ये 2 प्रॉब्लम है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं करा सकते, हम यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करा सकते। तो उसको कराना है अगर हमें, तो हम कैसे हैंडल करेंगे? तो फिर हम ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, इस ग्रुप को सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कुछ ऐसी रिएक्शन करा के जो आपको आगे सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए। जो मैंने बात बताई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनते हैं। एनिलीन पर प्रेजेंट नाइट्रोजन जो होता है उसका लोन पेयर टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन
ऑल आर सिमिलर टर्म्स। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इनको आप जो बनते हैं इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है बेसिक, यहां पर जो टर्म निकल के आ रहा है उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो देखिए जैसे पहला ये पॉइंट आपको दे रहे हैं यहां पर, जरा चेक करिएगा। वीकर बेसिक नेचर, ये जो वीकर बेसिक नेचर जो आपसे बोला जा रहा है किसका, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन के कंपैरिजन में इसका बेसिक नेचर वीकर क्यों, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि एनिलीन का बेसिक नेचर कम है एलिफेटिक एमीन से, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन किसके भी आप पर जाएगा, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन। क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट, NH2 ग्रुप। यही जो NH2 ग्रुप था एक्टिवेट बेंजीन न्यूक्लियस फॉर ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी थी, ऑर्थो पे यहां पर बढ़ी, इस जगह पे आपने बढ़ाई, इस जगह पे बढ़ाई, इस जगह पे बढ़ाई, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ के आ रही थी वो यहाँ पे एक पोजीशन यहां बढ़ रही थी, यहां बढ़ रही थी, यहां पे। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन हो गया जहां पर ये बात डिफाइन करते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन। एक और इंटरेस्टिंग टर्म डिस्कस करते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन की लोअर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर कंपेयर किया जाए, अगर कंपेयर करते हैं एनिलीन का एनिलीनियम आयन से, कंपैरिजन अगर एनिलीन का एनिलीनियम आयन से करें तो एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। लॉजिक, क्योंकि एनिलीन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। रेजोनेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज को अगर आप डिफाइन करो तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, जो स्टेबिलिटी टर्म यूज होता है, स्टेबिलिटी अगर रेजोनेंस से देख रहे हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। जो भी स्पीसीज होगी अगर आप उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं जिसमें रेजोनेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एक बिग पॉइंट माना जाता है कि एनिलीन और एनिलीनियम आयन में अगर दोनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फिर कौन ज्यादा स्टेबल, एनिलीन इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। अब पॉइंट ये कि एनिलीनियम आयन बना कैसे, एनिलीनियम आयन कोई नए तरीके से थोड़े हम बना रहे हैं, हमने एनिलीन लिया और इस एनिलीन में प्रोटोनेशन करा दीजिए, H प्लस भेज दीजिए। ये डिफिशिएंट है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये H जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बेस की तरीके बिहेव करेंगे, ये प्रोटॉन हो गया, एनिलीनियम आयन बन गया। बात समझ में आएगा। तो एनिलीनियम आयन जनरेट कैसे हुआ, एसिड का प्रोटॉन जाता है और उस एनिलीन के NH2 ग्रुप पर जाके नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करता है और इसका फॉर्मेशन हुआ। दिस वन इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। नाम याद रखिएगा, बहुत नेसेसरी टर्म है ये आपके लिए। चलिए अब इसके बाद ये करते हैं। तो अब बात आती है यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, बात आती है यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो देखिए यहां पर जो रेजोनेंस आप देख रहे हो, हमने अभी इसको कनेक्ट नहीं किया है। ये देखिए जैसा है एज इट इज, ये वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, नो चेंज। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक बार चेंज करूंगा, अभी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर जो आपको चेंजेस दिखेंगे वो रिंग में दिखेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको जरा आपको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। रिंग की पोजीशन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, रिंग की पोजीशन जो है वो यहाँ पर बदलती है कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये है, ये स्विच कर जाएगा सिस्टम, तो ये डबल की पोजीशन यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दी जाएगी। तो इस बात को यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपके सामने ऐसा हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, पोजीशन जो है वो यहाँ से एक एक शिफ्ट कर जाएगी। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो रहा है, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है और बेंजीन रिंग के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से ये डिफाइन किया गया। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिएगा, और नो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, यहाँ पे अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते। अब देखिएगा एक और बात, अब ये कहेगा आपने ये वाला क्यों बनाया, ये नया ट्राई करिए ना, जैसे आप एनिलीन में बना देते। तो चलिए करते हैं, क्या होता है जरा ये भी देखते हैं। आपने देखा यहाँ प्लस आ रहा है, तो आपने बॉन्ड को ब्रेक ऐसे कराया। ब्रेकिंग का मैनर क्या होगा, प्लस के बगल में माइनस आना चाहिए, माइनस के बगल में प्लस आना चाहिए, यही ट्रेंड होता है।
प्लस के बगल में प्लस नहीं आएगा, माइनस के बगल में माइनस नहीं आएगा और माइनस के बगल में लोन पेयर नहीं आएगा। तो आप अगर ऐसे मूव करा देते तो प्लस के बगल में प्लस आता, जो कि गलत ट्रैक में हम जा रहे होते। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब जब ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो यहाँ के बाद की जो स्टेज आती है वो कुछ ऐसी आएगी। आपने बनाया, आपने ट्राई किया कि लाइए हम बना के देखते हैं, ठीक है। आपने ये डिफाइन किया, यहाँ पर प्लस आया और आपको ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और ये प्लस में एक डबल बॉन्ड NH3, ये आप लिखते हो, ये आ गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन भाई साहब एक गलती आपसे हो गई, और वो गलती क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे आप कैसे कह सकते हो पॉसिबल नहीं है, तो नाइट्रोजन कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीशीज नहीं रख सकती जिनके पास वैकेंट डी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब आप पॉइंट चेक करिएगा जरा, नाइट्रोजन के कैलकुलेशन अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो उसके हिसाब से आपके पास कितने आएंगे। देखिए नाइट्रोजन के पास यहां से डबल बॉन्ड है, आपने डिफाइन किया डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 3 सिंगल है, उनसे 6 हो गए। तो नाइट्रोजन पे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आप यहां पे कह सकते हैं कैन नॉट accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं एकोमोडेट कर सकता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। आपको मैंने वैकेंट डी का कॉन्सेप्ट सिखाया है। वैकेंट डी किनमें होता है, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में नहीं होता। मैंने आपको बकायदा टेबल से समझाया है, वो बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो उसके बिहाफ पे आप ये कहते हैं। सो दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल। तो ये बनाया ही नहीं जा सकता, ये बन सकता है लेकिन ये नहीं बन सकता। एक और बात, ये तो मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताया कि एनिलीनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिंग से, मतलब इसका रिंग से रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तरीके का, आउटर सिस्टम का रिंग के साथ रेजोनेंस पॉसिबल अलाउड नहीं है, जबकि यहां पर रिंग में ही रेजोनेंस है। इनका इसमें भी हमने दिखाया नहीं, तो कभी कभी ये दिखाए जाते हैं, ये नहीं दिखाए जाते। अगर ये दिखा रहे हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि एनिलीन में आप बनाओगे तो पॉसिबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनिलीनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना नहीं सकते। एक बात और, ये आपको मैंने बताया। दूसरा, ये जो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, ठीक है। ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग आपको मैंने ये भी समझाया है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगर एनिलीनियम आयन बनता है तो मेटा जरूर बनेगा, मेटा एक सफिशिएंट अमाउंट में यील्ड जरूर बनता है। तो ये यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो देखा जाए। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT का है, ठीक है। कई एग्जाम ने इससे पूछा है, मेडिकल में भी कई एग्जाम में अलग अलग आया है, ठीक है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन का एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा आपके सामने ये फॉर्म करके दिया गया है। मतलब किया कुछ बहुत अलग नहीं गया है। आप ये मान के चलिए इन्होंने इससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर ब्रेक कराया है, प्लस बनाया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ये पॉसिबल यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर है। This is the एनिलीनियम आयन स्ट्रक्चर। तो एनिलीनियम आयन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वन गिवन बिलो। अब आप ये कहोगे कि क्या ये पॉसिबल है, तो आपको पहले ही पता है यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये और वैकेंट डी वैकेंट डी है ही नहीं। तो जब वैकेंट डी नहीं है तो आप मोर देन 8 एक्वायर कर ही नहीं सकते हैं। तो जब आंसर लिखने जाएंगे, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आपको ये दिया जा रहा है, आपने यहाँ पर डिफाइन किया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल बिकॉज इज नॉन एरोमेटिक। नहीं, सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लॉजिक क्या है, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कारण है क्योंकि नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है,
जो कि वो नहीं रख सकता है। तो नाउ दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर्नाटका का है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एक्सर्ट अ रेजोनेंस। देखो फिनॉल में रेजोनेंस हो जाएगा, ये फिनॉल है, फिनॉल का केस है, यहाँ रेजोनेंस आप करा सकते हैं, OH लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, आपने ये डिफाइन किया, ठीक है। ये रेजोनेंस हो जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, एनिलीन में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एनिलीनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया नहीं जा सकता है। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको यही बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नया टर्म हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, इनहैलोजिनेशन। इनहैलोजिनेशन जो पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट एवरी अवेलेबल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर आप एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, मतलब आप हैलोजिनेशन कराने जा रहे हैं, यहां से जनरेट क्या होगा, यहां से जो जनरेट होगा वो Br+ जनरेट होगा। Br+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आपका इसकी हाईली एक्टिवेटिंग नेचर के चलते, इसके हाईली एक्टिवेटिंग नेचर, क्योंकि +M बहुत स्ट्रॉन्ग +M रखता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये इसके यहाँ पर भी अटैक करेगा, इस ऑर्थो पर, इस पैरा पे और इस ऑर्थो पे भी अटैक करेगा। तो ये आपका डिफाइन हो गया, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, ठीक है। ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको ये दिया जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है, ये इस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कॉज ये है क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो यहाँ पर हर पोजीशन पे जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंची है उस पे जाके अटैक कर सकता है। यहां पर मोनो हेलोजिनेशन नहीं कराया जा सकता। आई रिपीट वंस अगेन, मोनो हेलोजिनेशन एनिलीन पर नहीं करा सकते ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ दिस केस। बात समझ में आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग +M इफेक्ट। बात समझ में आ गया, तो ये पॉइंट आपको दिया, इसलिए बोला गया है एवरी अवेलेबल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन अवेलेबल। अगर मान लो ये ब्लॉक हो, मान लो जो आपको यहाँ पे ये दे दिया जाए, ये टर्म मैंने क्यों लिखा, मतलब ये नहीं कि फिर जान दे दो, बोला आपने कहा था सभी जगह पे जाना चाहिए और यहाँ पे उन्होंने ये कर दिया, अब आप कहोगे नहीं हर जगह जाना चाहिए, ये वाली खाली इसको भी हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब करोगे, अब अगर आप करोगे तो मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अगर Br+ अगर यही अटैक करता इसी रिएक्शन में, तो अब आप सिर्फ यही जा सकते थे। अब पैरा खाली नहीं है, तो जब खाली नहीं है पोजीशन तो परेशान होने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी पोजीशन पे जाइए। लेकिन अगर अवेलेबल है तो फिर आप उन सभी साइड पे जाएंगे। रीजन क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग द स्ट्रॉन्गली एसिडिक नाइट्रेशन मीडियम। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्ट्रॉन्गली एसिडिक नाइट्रेशन मीडियम एंड एमी जो आप यहाँ पे दिया जाए कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। एमीन का यहाँ एनिलीन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बात समझना, यहाँ पर दो बातें। सबसे पहली बात, ये कॉम्बिनेशन क्या जनरेट करेगा, मैंने आपको सिखाया है, नाइट्रोनियम आयन देगा, नाइट्रोनियम आयन। दिस कॉम्बिनेशन जनरेट नाइट्रोनियम आयन। अब दूसरा पॉइंट, नाइट्रोनियम आयन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो आपके हिसाब से रखना चाहिए, आपके हिसाब से अगर पुराने केस को फॉलो करें तो आप ये बनाना चाहोगे, और आप कहोगे कि भाई साहब हम ये चाहते हैं, जो आपने सिखाया उस हिसाब से ये बन जाना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल हर पोजीशन पे चला जाएगा। नहीं, गलत हो गया। ये अगर कर बैठे तो गलत कर जाओगे, ये नहीं बनता। यहां पर दो प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम ये अटैक करता है, दूसरा इससे एसिड से जनरेटेड H, ये जो H होगा भाई, ये एसिड है, ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है, इसने H+ दिया और ये H+ यहाँ पर अटैक करता है। दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन।
एनिलीनियम आयन, ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पर मेटा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है। तो यहां ऑर्थो भी बनेगा, यहां ऑर्थो भी बनेगा और मेटा भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो मेटा अकेले होता है ये करीब 47% होता है, आपको डिफाइन किया गया, और जो पैरा होता है वो 51% के अराउंड होता है, और रिमेनिंग आपका ऑर्थ हो गया। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज दिया गया है, मतलब एक पर्याप्त अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो यहाँ पर बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने पर मेटा सफिशिएंट अमाउंट में इसलिए बनता है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये जो बना दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि कुछ सेगमेंट कन्वर्ट हो गया इसमें, जो इसमें कन्वर्ट हुआ उसने मेटा दे दिया, बाकी में आपने ऑर्थोपैरा बना लिया। तो यहाँ पे वो सिचुएशन जनरेट नहीं हो पाती। बाकी मैंने आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो मैंने बताया। तो सब्स्टिट्यूशन पॉइंट यहाँ पे फिर से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दिस ग्रुप। इनके हाथ में रहा ही नहीं, बोला भाई साहब हमारे कंट्रोल के बाहर हो गई ये रिएक्शन, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूं वो तो बन ही नहीं रहा। भाई कंट्रोल आपके हाथ से खत्म हो गया, किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल चला गया, तो आप उस चीज को हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। अगर इस ग्रुप के हाथ में कंट्रोल होता तो ये बनता, तब ये बनाते, लेकिन इसके हाथ में तो कंट्रोल ही नहीं रहा। तो वही बात यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दिस ग्रुप बट बाय द दिस ग्रुप। ये कंट्रोल करने लगा क्योंकि इसने एसिड ने H+ दिया, तो H+ सिर्फ इनके पास नहीं गया, H+ इसके जाके एनिलीन के नाइट्रोजन पे जाके अटैक करता है और एनिलीनियम आयन फॉर्म कर देता है, जिसके चलते मेटा बनता है, और वो भी सिग्निफिकेंट सफिशिएंट अमाउंट में बनता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा। गड़बड़ होता है, अगर ये कंट्रोल करते तो ये बनाते, बट ये कंट्रोल नहीं कर पाए। रीजन प्रोटोनेशन हो गया जाके यहाँ पर, और उसने एनिलीनियम आयन बना लिया। दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग, नाउ दिस इज द बेसिक कॉल। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन में आएंगे। आपको ये दिया गया ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में भी आपको दिया था, और अब यहाँ पे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, अब फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही होगा ना, आंसर यही होगा। दिस इज द सिंगल केस जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका डीसीई का है, पीएमटी में भी आ चुका है। एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो, एमिनो ग्रुप इज, देखिएगा एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑन नाइट्रेशन। अब देखिए फिर से बात आ गई, ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, दिस इज द स्पेशल केस। एनिलीन का नाइट्रेशन एक स्पेशल केस है, बात समझ में आ रही है? A good amount of meta nitroaniline is obtained. This is due to, ऐसा क्यों होता है? गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन क्यों बनता है? क्यों? जबकि NH2 तो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप था, नहीं, क्यों? इसलिए बनता है क्योंकि उस NH2 पर प्रोटोनेट हो जाता है और वो NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है, मींस एनिलीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे कह सकते हैं NH2, यहाँ पर आप डिफाइन करोगे, ठीक है, आपने ये लिया NH2, आपको यहाँ पर दिया गया बिकम NH3+, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। नाउ दिस इज द आंसर। क्लियर है? समझ रहे हो? कितने अच्छे टर्म्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इनमें हमेशा फंसते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस में आते हैं हम। ये नीट का क्वेश्चन है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया था। अब देखिए खेल वही है, बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर। भाई बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करोगे? बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब दूसरा एक पॉइंट और, बेसिक स्ट्रेंथ किन बातों पे डिपेंड करती है? तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और +M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I एंड
माइनस एम, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा रेसिप्रोकल आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर वही बात यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर भी होगा रेजोनेंस, यहाँ पर भी होगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस सब में है। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ना तो माइनस आई, ठीक है, और ना ही कोई एम इफेक्ट, तो ना ये इफेक्ट है ना ये इफेक्ट। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई एंड माइनस एम, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है इसका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो ये इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड, सबसे ज्यादा आएगा थर्ड। थर्ड के बाद कौन सा आएगा, इसमें कम से कम नहीं हो रहा है, फर्स्ट देन सेकंड, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड कौन सा आंसर हो रहा है यहाँ पर, थर्ड फर्स्ट सेकंड। नाउ दिस इज द आंसर। समझ में आ गया ना बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं, आप अप्लाई करिए, इनको देखिए, चेक करिए, पुरानी बुकलेट्स को देखिए और इन कॉन्सेप्ट पे नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखिए यहाँ पर मौजूद नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ठीक है, होगा, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी चला जाएगा, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब ये है अल्फा बीटा पोजीशन पे पाई पहुंच गया, और जहां कॉन्जुगेशन नहीं होता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज होती है, जहां लोकलाइज होती है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि डिलोकलाइजेशन डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां भी डिक्रीज करेगी, यहां भी डिक्रीज करेगी, यहां भी डिक्रीज करेगी, यहां पर डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई बेंजल एमीन इज मोर बेसिक देन अदर केस जो आपको दिया जा रहा है। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं, लास्ट केस देखते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एपीएमटी में आ चुका है, फिर से देखिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं जा सकता, यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस में जाएगा और इधर भी जाएगा, बोथ साइड कॉन्जुगेशन। तो अब बोथ साइड है, इस पे इंटरेस्ट हमारा भी है भी नहीं, क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर कैन नॉट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। लोन पेयर इन सेकेंड केस आप ये कह सकते हो, लोन पेयर कैन नॉट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। समझ में आ गई बात, तो यहां पर मैंने आपको ये टर्म सिखाया, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार कंप्लीट करिए, एक बार दो बार प्रॉपर वे में पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आगे के अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म बताएंगे कि जो एनिलीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करना मुश्किल काम है, उस पर हम फ्रीडल क्राफ्ट नहीं करा सकते, ये हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब आपको उसमें मजा आने वाले वीडियो में कंसीडर किया जाएगा, कि आपको ये लगेगा कि जो यहाँ से सीखा है उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।